वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे सेंसिटिविटी एनालिसिस। बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है, बहुत बार इसका रिक्वेस्ट आ चुका है। आज मैं इसको डिस्कस करूंगी, तो ये वीडियो रहेगी हिंदी में, ठीक है। सेंसिटिविटी एनालिसिस की 3 टॉपिक्स में वीडियो ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है, ये इसका 4th टॉपिक है। एक्चुअली मुझे लगता था कि ये टॉपिक आप लोग नहीं पढ़ना चाहोगे, इसीलिए मैंने इसकी वीडियो नहीं डाली थी, बट जैसे रिक्वेस्ट आ रही है तो आई थिंक कि आप लोगों को चाहिए था, तो इसलिए मैंने आज इसको शेड्यूल किया डालने के लिए, ठीक है। तो अब समझता है एक्चुअली टॉपिक क्या कहता है। देखिए, सेंसिटिविटी एनालिसिस की जब बात की जाती है तो आपको ये तो पता है, अगर आपने टॉपिक पढ़ा है, कि हमें ऑलरेडी कोई सिंप्लेक्स टेबल या तो दी रहती है, ठीक है, या फिर हमें सिर्फ एलपीपी दे दी जाती है, प्रॉब्लम फॉर्मुलेटेड प्रॉब्लम दे दी जाती है, और उससे कहा जाता है कि एआईजे या बीआईजे या सीआईजे की वैल्यूज में चेंजेस होने के बाद टेबल में क्या रिफ्लेक्शन होगा। अभी तक हमने ये किया, लेकिन आज जो टॉपिक हम इसका स्टडी करने जा रहे हैं उसमें है चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ एलपीपी। दैट मींस कि एलपीपी जो भी आपकी गिवन एलपीपी होती थी, एलपीपी में हमारे पास क्या होता था, मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन का हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता था, हमारे पास कुछ सेट ऑफ कंस्ट्रेंट होते थे, है ना, जिसको इनइक्वालिटीज कहते थे हम। उसके बाद हमारे पास डिसीजन वेरिएबल्स होते थे जिसपे ये सारी चीजें डिपेंडेंट होती थी। तो आज वही जो गिवन इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा एलपीपी का, उसमें हमें चेंजेस करने हैं। अब चेंजेस कैसे करने हैं, तो वो चेंजेस ये इस तरीके के 4 चेंजेस करके हम अपने एलपीपी को चेंज कर सकते हैं। और जब ये चेंजेस करते हैं तो ये देखते हैं क्या उसके ऑप्टिमैलिटी में चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या इंप्रूव हो रहा है या फिर ऑप्टिमल सॉल्यूशन इंप्रूव नहीं हो रहा। तो यही हमें बस चेक करना है, ठीक है, कि चेंजेस होने के बाद ऑप्टिमल सॉल्यूशन में कुछ इंप्रूवमेंट आ रहा है या नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं कि वो चेंजेस क्या है। देखिए, पहला है एडिशन ऑफ न्यू नॉन नेगेटिव वेरिएबल, कि हमसे कहा जाए कोई डिसीजन वेरिएबल है, कोई एक नया जोड़ दो, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ये नहीं पता, मतलब कोई नया वेरिएबल जोड़ दो कहेंगे हम, डिसीजन वेरिएबल नहीं कहेंगे, ठीक है। तो कि वेरिएबल हमारा बेसिक होगा या नॉन बेसिक होगा, वो हम अभी जब क्वेश्चन करेंगे तब हमें पता चलेगा। डिलीशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल जो एग्जिस्ट कर रहा हो उसमें से वो लोग कह देंगे कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल को डिलीट कर दो। एडिशन ऑफ न्यू कंस्ट्रेंट, कोई भी एक नई कंस्ट्रेंट को जोड़ने के लिए कह देंगे। डिलीशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंस्ट्रेंट, या कोई कंस्ट्रेंट दी गई हो उसमें से पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट का कहेंगे कि इसको हटा दो, ठीक है। तो आज मैं सबसे पहला वाला केस डिस्कस कर रही हूँ, नॉन नेगेटिव वेरिएबल को जोड़ने वाला, कि कोई भी नॉन नेगेटिव वेरिएबल अगर दिया गया हो तो उसको कैसे हम टेबल में इंट्रोड्यूस करेंगे, और टेबल में उसकी वैल्यू इंट्रोड्यूस करने के बाद अगर वो चेंजेस रिफ्लेक्ट करेगा, दैट मींस उसकी डेल्टा जे चेंज होती है, नेगेटिव आती है, तो हम उसको कैसे फिर नई इंप्रूव्ड सिंप्लेक्स टेबल बनने के बाद ऑप्टिमल सॉल्यूशन को ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। तो आज हम ये पहला वाला केस डिस्कस करेंगे। फाइन, बहुत आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस 2 ही स्टेप समझने हैं, ठीक है। तो एक तो खुद की उसकी वैल्यू, जिससे डेल्टा जे पता चल जाए, डेल्टा जे पता चल जाए तो सिंप्लेक्स वाली कंडीशंस आपको आती हैं। तो यहां से इसका वर्किंग रूल है, वर्किंग रूल के मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी ताकि एक बार क्लियर हो जाए। फिर एक क्वेश्चन, आप 2 क्वेश्चन एक्चुअली मैं दिखा देती हूँ मैं क्या कराने वाली हूँ। देखिए, ये इसका पूरा वर्किंग रूल है। यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन करेंगे ये वाला, ठीक है। 2 फॉर्म में क्वेश्चन लिखे हैं मैंने। एक ये क्वेश्चन है जिसमें आपको टेबल दी गई है, ठीक है, मतलब इसी का एक रिवाइज्ड फॉर्म बना के इन्होंने दे दिया है, और फिर कहा है कि x5 को बताओ कि x5 नया जब आप ऐड करोगे तो कैसी वैल्यूज मिलेंगी ऑप्टिमल सॉल्यूशन की। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे वहां पे तो आपको एलपीपी दी गई है, यहाँ पे टेबल बना के दी गई है, लेकिन वैल्यूज जो है जिसको इंट्रोड्यूस करना है उसकी वैल्यूज इस तरीके से लिख कर दी गई है। तो आप किस तरीके से इसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, छोटे छोटे से क्वेश्चन है, मैं समझा देती हूँ, एक बार आप अपनी बुक के भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए, हम यहां से स्टार्ट करते हैं। एडिशन ऑफ न्यू वेरिएबल, हमें एक नए वेरिएबल को ऐड करना है, ठीक है। तो हमें एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है, इसका कंस्ट्रेंट दिया रहता है, और हमारे पास कुछ सेट ऑफ वैल्यूज होती हैं डिसीजन वेरिएबल्स की, और इससे जो हमारे पास ये बनता है कैपिटल है, ये क्या होता है हमारे पास मैट्रिक्स। अब मैं ये समझ रही हूँ कि आपको ये सब चीजें आती है, समझ में आ रहा है, हर चीज समझ में आती है कि कैपिटल ए क्या होता है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है, बी क्या होता है, राइट हैंड साइड की कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है, ठीक है। तो वो यहाँ नहीं समझाएंगे। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स हमें m into n दी गई है, ठीक है ना। द इफेक्ट ऑन द ऑप्टिमैलिटी of the optimal solution if a new non-negative variable xn+1 having activity column a n+n and the corresponding coefficient cn+1 is added to the given problem।
यहाँ ये दिया गया है कि अगर मैं कोई xn+1 वेरिएबल जोड़ना चाहूँ, ठीक है, तो xn+1, तो यहाँ पे टेबल से समझिए हमारे पास क्या होता था, बेसिक वेरिएबल होते थे, cb xb होते थे, और यहाँ हमारे सारे x1 x2 इस तरीके से xjs होते थे। यहाँ क्या होते थे, इनकी कॉस्ट वैल्यूज जो हम यहाँ से उठाते थे ना, कॉस्ट वैल्यूज cjs। यहाँ पे हमारे पास क्या होता था, z होता था, z हम ऑब्टेन करते थे, यहाँ वी गेट डेल्टा j, ये हमें मिलता था इंडिविजुअल x के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, with respect of cb and xj, है ना, cb xj माइनस cj से हमें डेल्टा j मिलते थे। फिर एंटरिंग वेक्टर, लीविंग वेक्टर, पूरा सिंप्लेक्स हो गया, है ना। इस टेबल में समझिए अगर हमें किसी नए वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करना हो तो हमारे पास जो एक्टिविटी कॉलम an+1 एंड द कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट वेक्टर cn+1 क्या हो, इसके रिस्पेक्ट में हमें cj भी चाहिए अगर हम कोई नया वेक्टर इंट्रोड्यूस करेंगे, cn+1 कहा गया उसको। और an+1 क्या है, इसकी वैल्यू जो हम यहाँ पे वेरिएबल ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना, जो वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे उसकी वैल्यूज हमें ऑब्वियस सी बात है इस मैट्रिक्स में मिलेंगी, तो वहां से हम इसकी वैल्यूज लेंगे, ठीक है। अब उसको किस तरीके से सॉल्व करके फाइनल एक्स की वैल्यू बनेगी तो वो फॉर्मूला मैं बता दूं, ये समझ में है। an+1 क्या कहा गया है, कॉस्ट मैट्रिक्स में इसकी वैल्यूज, और यहाँ पे ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स में इसकी वैल्यूज, ठीक है। और सी क्या है, कॉस्ट मैट्रिक्स से उस नए वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है। दो चीजें तो पता चली। नाउ इट इज रिक्वायर्ड टू कंप्यूट, अब हमें उस नए वेरिएबल को जिसको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना, उसको हमें कंप्यूट करना होगा, उसकी वैल्यूज को फाइंड करना होगा, ठीक है। कॉलम के फॉर्म में उसकी वैल्यूज आएंगी, तो वो कैसे आएगी, देखिए उसका फॉर्मूला ये है, बी इनवर्स an+1। बी इनवर्स क्या होता था, बी इनवर्स था नॉन बेसिक वेरिएबल्स की वैल्यूज, जो मैट्रिक्स बनती थी ना नॉन बेसिक वेरिएबल्स की, उनकी वैल्यूज होती थी, ठीक है। नॉन बेसिक वेरिएबल्स कौन से होते थे, जो डिसीजन वेरिएबल्स हमको जुड़े होते हैं, उसके अलावा हम इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में बदलने के लिए क्या करते थे, अगर आपको याद हो तो हम कुछ वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करते थे, जैसे स्लैक इंट्रोड्यूस करते थे, है ना, स्लैक इंट्रोड्यूस करते थे, सरप्लस इंट्रोड्यूस करते थे, आर्टिफिशियल इंट्रोड्यूस करते थे, तो यही हमारे नॉन बेसिक वेरिएबल्स बन जाते थे। तो इनकी जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती थी वो हमारी बी इनवर्स कहलाती थी, तो वो हमें यहाँ पे चाहिए, ठीक है। वो आपको यहाँ से कहीं से मिल जाएगी, इसके जस्ट राइट हैंड साइड में वो सारे नॉन बेसिक वेरिएबल लिखे होंगे, उनकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स हम वहां से कॉपी कर लेंगे। an+1 मैंने आपको अभी बता दिया, कोफिशिएंट मैट्रिक्स के वैल्यूज कोफिशिएंट्स, उन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको अपना नया इंट्रोड्यूस करने वाला जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। फिर हमें वो ऑब्टेन करना है, बस हमें ये ऑब्टेन करना है, और उसके बाद हमें उसके रिस्पेक्ट में जो डेल्टा n+1 बनेगा हमें वो देखना है। डेल्टा n+1 आपको पता है cb इंटू दिस वैल्यू माइनस ऑफ cj, तो वही यहाँ पे लिखा है, cb xb को cb इंटू xb को हम zb कहते हैं, ठीक है ना। ये फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए, cb xb को हम zb कहते हैं, तो वही चीज यहाँ पे लिखी cb और ये नए वाले की वैल्यू xn+1 माइनस cn+1, मतलब इसकी कॉस्ट वैल्यू, उससे डेल्टा n+1 आपको मिल जाएगा। जब डेल्टा n+1 मिल जाएगा तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या डेल्टा n+1 इंप्रूव्ड सॉल्यूशन के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है या फिर कुछ नहीं कर रहा। तो इसमें दो केसेस अराइज होंगे, डेल्टा n+1 ग्रेटर देन 0 वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, केस 1 द करंट ऑप्टिमल सॉल्यूशन xb रिमेन्स ऑप्टिमल फॉर द न्यू प्रॉब्लम, जो सॉल्यूशन था वो ऑप्टिमल था तो ऑप्टिमल ही रहेगा। लेकिन अगर डेल्टा n+1 की वैल्यू लेस देन 0 आती, दैट मींस जो यहाँ पे हमें डेल्टास मिलते थे, अगर इसमें कोई नेगेटिव वैल्यू आती है तो हम क्या करेंगे, फिर एंटरिंग लीविंग वेक्टर फाइंड करेंगे, क्योंकि ये वाला लीव करेगा और कोई और एंटर करेगा जिसको मिनिमम रेशियो से फाइंड किया जाएगा, याद है। तो अगर वो सब चीजें हमें करनी होंगी तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, करंट ऑप्टिमल सॉल्यूशन में बी इंप्रूव्ड फर्दर इंट्रोड्यूसिंग x+1। तो इसके बाद हमें फिर नई टेबल बनानी हो, तो इसका मतलब हमें अपने सॉल्यूशन को इंप्रूव करना पड़ेगा, ओके। तो ये दो केसेस होंगे, फाइन। दो केसेस मतलब डेल्टा जे की वैल्यू पे डिपेंड करेंगे, उसी के बिहाफ पे आप बता दोगे। नोट लिखा है, द न्यू वेरिएबल कैन एंटर द सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ इट इंप्रूव द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। न्यू सॉल्यूशन तभी हम डालेंगे जब वो इंप्रूव करे हमारे सॉल्यूशन को, अदरवाइज द न्यू वेरिएबल बिकम जस्ट लाइक ए नॉन बेसिक वेरिएबल। तो ये मैंने इसलिए थोड़ी सी पॉइंट्स में थ्योरी लिखी है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में आ सकती है, ठीक है। तो एक चीज है कि न्यू वेरिएबल तभी इंट्रोड्यूस करा जाएगा अगर वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन में कोई इंप्रूवमेंट दे। अगर वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन में इंप्रूवमेंट नहीं देता तो वो किसकी तरह एक्ट करे जाएगा, ऑप्शन दिए जा सकते हैं, जैसे कि बेसिक वेरिएबल, नॉन बेसिक वेरिएबल, या फिर एक्स्ट्रा वेरिएबल, या फिर स्लैक वेरिएबल। तो आप उसमें
टिक करोगे नॉन बेसिक वेरिएबल में, ठीक है, जो हैविंग वैल्यू 0, फाइन। सो यहाँ पे हैविंग वैल्यू 0 जो कि नॉन बेसिक वेरिएबल होते थे। क्लियर है? तो दो ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ से आपके तैयार हो सकते हैं और बाकी इस तरीके के जो फॉर्मूलाज हैं इनसे भी आ सकते हैं। अब हम डायरेक्टली मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द एडिशन ऑफ न्यू वेरिएबल x5। हमें हमारी टेबल में एक x5 वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करना है, जिसके लिए हमें ये एक प्राइमल दिया गया है। देखिए मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, दो डिसीजन वेरिएबल्स हैं 3x1 प्लस 5x2, सब्जेक्ट टू हमें ये दो कंस्ट्रेंट दी गई हैं, x1 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 4, 3x1 प्लस 2x2 प्लस x4 इज इक्वल्स टू 18, फाइन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x1 और x2 ही हमारे डिसीजन वेरिएबल्स है। तो पता चल रहा है कि x3 और x4 आपके नॉन बेसिक वेरिएबल है, ठीक है, वो हमें चाहिएंगे, उसकी मैट्रिक्स हमें चाहिएगी b की न्यू वेरिएबल की वैल्यू को इंट्रोड्यूस करने के लिए, ध्यान रखिएगा। यहीं पे ये पूरा क्वेश्चन एक है, सो दैट इट्स रिवाइज्ड फॉर्म बिकम्स, इसकी जो रिवाइज्ड फॉर्म होगी वो इस तरीके से कुछ बनेगी। तो इसका इंप्रूव्ड सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए कह रहे हैं। देखिए यहां से हमें कॉस्ट फैक्टर मिल जाएगा। पहली चीज देखिएगा कि हमारे पास x1, x2, x3, x4 चार वेरिएबल है, तो इसका मतलब हमें x5 इंट्रोड्यूस करने के लिए कहा गया है। x5 ये है, तो इसकी कॉस्ट वैल्यू हमें c5 क्या मिल जाएगी, यहाँ से 7, एक चीज मिल गई। बेसिस वेरिएबल जो बनेंगे उससे हमें इसकी वैल्यूज मिल जाएंगी। b इनवर्स यहाँ से मिल जाएगा हमें x1, x3 और x4 की वैल्यू से, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे हमें दिया गया x1 प्लस x3 प्लस x5 इज इक्वल्स टू 4, 3x1 प्लस 2x2 प्लस x4 प्लस 2x5 इज इक्वल्स टू 80। क्लियर हो गया? तो ये हमें दो, एक ओरिजिनल और एक इम्प्रूव्ड हमें टेबल फॉर्म ऑफ एलपीपी दी गई है और कहा गया है कि हमें x5 को जब हमने ऐड किया तो क्या हमें सॉल्यूशन में चेंजेस आएंगे, तो हम वही आपको दिखा रहे हैं। अब इसका आंसर यहां से देखिएगा, बाय द सिंपलेक्स मेथड वी ऑब्टेन द फाइनल टेबल फॉर द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम एज फॉलोज। देखिए अगर क्वेश्चन में सिंपलेक्स टेबल फाइंड करने के लिए कहेंगे तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि आप पहले सिंपलेक्स टेबल फाइंड करोगे जो दो के स्टेप से ज्यादा में ही आती है, ठीक है। उसके बाद आप फिर एक टेबल बनाओगे नए वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो यूजुअली क्वेश्चंस में सिंपलेक्स टेबल दी गई रहती है, या फिर अगर फाइंड करने के लिए कहा जाता है तो दो स्टेप की छोटी सिंपलेक्स टेबल होती है। फाइन, मैं यहाँ पे समझ रही हूँ कि सिंपलेक्स टेबल आपको बनानी आती है, तो यहाँ पे मैं इसका फाइनल स्टेप लेके चल रही हूँ जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑब्टेन कर रहा है, ठीक है ना। मैं इसके बाद का स्टेप आपको बता रही हूँ। यहाँ पे मेरी टेबल मुझे ऑब्टेन हुई है जो कि मेरी सिंपलेक्स टेबल है, जिसमें x3 और x2 बचे हैं बेसिक वेरिएबल्स के कॉलम में, ठीक है। तो x3 की वैल्यू 4 है और x2 की वैल्यू 9 है, तो यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। x1 क्या होगा 0 क्योंकि नहीं है, x2 क्या है 9, ये दोनों बेसिक वेरिएबल थे। नॉन बेसिक वेरिएबल क्या है, x3 की वैल्यू है 4, x4 हो जाएगा 0, z की वैल्यू हमें मिली है 45। ये सारे की सारी डेल्टा जे पॉजिटिव है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, ठीक है। अब हमें एक नए वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करना है, तो जब नए वेरिएबल को आप इंट्रोड्यूस करोगे तो सेम टेबल बनेगी। देखिए बेसिक वेरिएबल cb, xb, x1, x2, x3, x4 वही लिखेंगे, x5 और मिनिमम रेशियो का कॉलम जिसमें xb अपॉन xk करते हैं। बेसिक वेरिएबल जो ओरिजिनल थे आखिरी सॉल्यूशन में आए थे वही कॉपी हो जाएंगे, x3 और x2, 0 और 5 सारे कॉलम्स की वैल्यूज कॉपी हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि ये फाइनल ऑप्टिमल सॉल्यूशन था। ऑन बिहाफ ऑफ दैट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x5। ये हमारे डेल्टा जे है, दिस इज द वैल्यू ऑफ z। अब जो x5 था उसको फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या था, b इनवर्स इंटू a ऑफ 5, ये हमारा फॉर्मूला था, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है देख लीजिए, द ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज, तो यही मैंने लिख के दिखाया है, यहाँ पे लिख रखा है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें ये मिला है। इसी ऑप्टिमल सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में अगर हमसे क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाए कि डुअल प्रॉब्लम क्या आएगी, तो डुअल के क्या आंसर बनेगा, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन की टेबल से, प्राइमल की टेबल से डुअल फाइंड किया जा सकता है। तो लिख दीजिएगा W1 की वैल्यू, W2 की वैल्यू, ठीक है, और W3 की वैल्यू। सो ये W1 W2 बन जाते हैं, पता है ना आपको, लास्ट से शुरू करते हैं, W1 W2 और ये W3 W4 इस तरीके से होगा, ठीक है ना। तो ये वैल्यूज आ गई और Z की वैल्यू क्या हो गई, ZW की वैल्यू 45। अब हम सिंपलेक्स मेथड अप्लाई कर रहे हैं x5 के लिए, क्योंकि वो हमारा एक नया एंटरिंग वेक्टर बन रहा है बेसिस वेक्टर में। सो x5 की वैल्यू अभी हमें चाहिए, इस कॉलम की वैल्यूज हमें चाहिए, तो हमें चाहिए b इनवर्स। देखिए b इनवर्स क्या होगा, x3 और x4 की वैल्यू, ये नॉन बेसिक वेरिएबल है तो इसका कॉलम क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा 1 0 0 1/2, फाइन।
और A5 मतलब कि जो ओरिजिनल टेबल थी उसमें X5 के कोफिशिएंट मैट्रिक्स में क्या कोफिशिएंट थे, तो उसके लिए हमें कहाँ आना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा उसके लिए अपने क्वेश्चन पे। देखिए ये हमारी टेबल दी गई थी हमें, है ना, इसमें X5 के कोफिशिएंट मैट्रिक्स के क्या कोफिशिएंट है 1 और यहाँ पे है 2। यहाँ पे तो हम देखेंगे ही नहीं क्योंकि ये तो ओरिजिनल थी, ये रिवाइज्ड वाले में उसने कहा कि ये इसके लिए आंसर फाइंड करना है ना, इसमें ऐड किया वेरिएबल और इसके लिए आंसर चेक करना है, तो इसमें से हम देखेंगे इसके कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो 1 और 2, तो ये हमारी क्या होगा A5 की वैल्यू, फाइन। सो यहाँ लिखेंगे 1 और 2 दोनों को कर देंगे प्रोडक्ट। फॉर्मूला भी मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे लिखाया था फॉर्मूला ये था xn+1 इज इक्वल्स टू b इनवर्स an+1, ठीक है। सो अब इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दीजिए आप कॉलम की वैल्यू से। देखिए यहाँ पे क्या होगा 1, हमें 1 मिल जाएगा, फिर यहाँ पे क्या होगा 1/2 इंटू 2 हमें मिल जाएगा 1। तो हमारे पास वैल्यूज क्या है x5 के कॉलम वेक्टर होता है, तो इसलिए 1 1 इस फॉर्मेट में लिखा है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, देखिए हमें x5 की पहली वैल्यू मिली 1 और दूसरी वैल्यू मिली 1। अब हमें क्या फाइंड करना होगा डेल्टा जी इसी के लिए, तो CB, तो देखिए कैसे बनेगा, अब हमें फाइंड करना होगा इसके लिए डेल्टा ऑफ 5, ठीक है, डेल्टा 5। फॉर्मूला क्या था CB इंटू x5, CB इंटू x5 माइनस ऑफ xj, xj क्या है ये xj, यहाँ पे जो वैल्यू रहती है वो xj रहती है और उसको हम क्या लिख देंगे, सॉरी CJ रहती है तो उसको C5 लिख देंगे। अब C5 देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में, C5 क्वेश्चन में दिया गया कॉस्ट में 7, ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 7 माइनस, अब CB इंटू x5 करना है, तो 0 इंटू 1, ध्यान से देखना CB इंटू x5 कितना होगा 0 इंटू 1। सो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। जिसको भी सिंप्लेक्स टेबल आती है, जिसने पढ़ रखे हैं नोटेशंस, तो उसके लिए क्वेश्चन आसान होगा। 5 इंटू 1, ठीक है, तो ये हो गया 0 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1, ठीक है, और माइनस का 7। तो ये हमें सॉल्व करना है, 5 माइनस 7 आंसर आ गया -2। तो अब हमें जो डेल्टा मिला है वो तो -2 मिल गया, जबकि बाकी रिमेनिंग डेल्टा जे पॉजिटिव है। इसका मतलब इस टेबल में जो एक गिवन टेबल है इसमें इंप्रूवमेंट हो सकता है आफ्टर एडिंग द वैल्यू ऑफ x5। क्लियर है। अब इसके इंप्रूवमेंट के लिए क्या करते थे हम, अब ये तो हो गया हमारा एंटरिंग वेक्टर, ये एंटर करेगा तो इसका मतलब हमें एक वेक्टर इसमें से हटाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करते थे, मिनिमम रेशियो xb अपॉन xk, तो ये है हमारा xb। xk क्या होता था, जिस डेल्टा जे की वैल्यू नेगेटिव आती थी तो 4/1 और दूसरा है 9/1, ठीक है, 4/1 और 9/1। मिनिमम कौन सा हो गया x3, तो x5 x3 की वैल्यू को रिमूव करेगा, तो इसीलिए यहाँ पे आ गया x5 और यहाँ पे आ गया x2। वैल्यूज कॉपी हो जाएंगे, जो इनकी कोफिशिएंट वैल्यूज थी, x5 की क्या थी 7 और x2 की क्या थी 5। सो जो ये नीचे वाली वैल्यू है ये तो सेम ही रहेगी क्योंकि 1 चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा, सेम वही है कि हमें की कॉलम की वेक्टर निकालना होगा इस वाली रो में और इस वाले कॉलम में। जो ये वाली वैल्यू है ये आपका क्या बन जाएगा, पाइवॉट एलिमेंट, इसको बनाना होगा। ये पाइवॉट एलिमेंट हो गया तो इसको हमें बनाना होगा 1 और रिमेनिंग को हमें क्या बनाना होगा 0। सो जब इसको 1 बनाना है, रिमेनिंग को 0 बनाना है, और ये तो ऑलरेडी 1 है, तो इसका मतलब ये वाली जो रो है ये तो हमारी एज सच कॉपी हो जाएगी, वाली रो तो हमारी एज सच कॉपी हो जाएगी। अब इसको हमें क्या बनाना है 0, तो इसके लिए हमें जो रो वाले स्टेप्स थे, कॉलम मैनिपुलेशन के, रो मैनिपुलेशन के जो हम स्टेप्स लगाते थे, कॉलम में ऐड करना, रो में ऐड करना, तो वही हमें करना होगा, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या, कॉपी कर देते हैं पहले। तो देखिए ये 4 1 0 1 0 1 ये हमारे पास आ गया। अब इसमें चेंजेस करते हैं, तो 1 - 1 0, डायरेक्टली 1/2 - 0 इज 1/2। सब्सट्रैक्शन कर दे रही हूँ मैं R2 को R1 से, 0 - 1 - 1, यहाँ 1 3/2 - 1 3/2 - 1 इज 1/2। इसी तरीके से 9 - 4 इज 5, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन निकालिए, देखिए 7 4 are 28 प्लस 25 53, ठीक है, 53 आ जाएगा। उसके बाद 7 + 5/2 हमें वैल्यू मिल जाएगी 13/2। यहाँ पे हमें मिल जाएगी 0, मैं क्या कर रही हूँ 7 × 0 + 5,
ठीक है, तो 7 इंटू 0 +5 और माइनस में जो कॉस्ट वेक्टर था -5, तो उससे यहाँ वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से इसको करेगा, ये तो सब 0 0 है कॉस्ट वेक्टर्स, ठीक है। सो 7 - 5 इज 2, 7 - 5 इज 2, तो 2, इसी तरीके से 0 - 5/2 और इसी तरीके से 7 और यहाँ 0, तो आंसर आ गया 7। समझ में आया मैंने डेल्टा जे कैसे निकाला? वही जो पुराना फॉर्मूला है, CB इंटू XJ माइनस ऑफ CJ, इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, प्लस इस वाली वैल्यू को इस वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 7 + 5/2 और माइनस जो कॉस्ट वैल्यू होगी x1 की, जो हमें यहाँ पे दी गई है 3, ठीक है, उसको माइनस करेंगे। तो पूरी सिंप्लेक्स टेबल जब बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ हमारे जितने भी डेल्टा जे हैं वो पॉजिटिव आ गए। जब डेल्टा जे हमारे ग्रेटर देन 0 आ गए तो हमारा सॉल्यूशन इंप्रूव हो गया। क्या है हमारा इंप्रूव सॉल्यूशन? देखिए, मैं इसको सबको हटा देती हूँ। इंप्रूव सॉल्यूशन हमारा क्या बनेगा मैं बता देती हूँ एक बार। देखिए, x1 है ही नहीं इस टेबल में तो 0, x2 की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिली थी, यहाँ पे हमें क्या मिली थी 5 मिली थी, ठीक है। x3 हमें क्या मिला है 0, x4 हमें क्या मिला है 0 क्योंकि टेबल में ही नहीं है, x5 हमें मिला था 4, तो x4 हो गया हमारा 4। तो ये हमारी इंप्रूव्ड वैल्यू थी और z की वैल्यू हमें क्या मिली थी 53, सो z हमारा हो गया 53। तो दिस इज द इंप्रूव्ड वैल्यू। फाइन, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन पहला फिनिश होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, मैं एक बार इंक बदल लेती हूँ। देखिए, लेट द ऑप्टिमल सिंप्लेक्स टेबल फॉर ए मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम विद ऑल कंस्ट्रेंट इज गिवन देयर। मैक्सिमाइजेशन टाइप की प्रॉब्लम थी और हमें एक टेबल दी गई है। यहाँ पे CB XB दिया है, बेसिक वेरिएबल दिया है, x2 x1 बेसिक वेरिएबल है, ये इसकी वैल्यूज है, x1 x2 x3 x4 चार हमारे वेरिएबल है और a1 हमारा आर्टिफिशियल वेरिएबल है। ये इनकी कॉस्ट वैल्यूज है, ठीक है, जिसको हम CJ कहते हैं। ये इनकी कॉस्ट वैल्यूज है। ये हमें वैल्यूज हमने डेल्टा जे की फाइंड कर रखी है, जो सारी की सारी पॉजिटिव आ रखी है, ठीक है। वेयर x4 इज ए स्लैक एंड A1 एन आर्टिफिशियल वेरिएबल, इसको स्लैक का है, इसको आर्टिफिशियल का है। लेट ए न्यू वेरिएबल x5 पॉजिटिव बी इंट्रोड्यूस इन द प्रॉब्लम विद ए कॉस्ट 30, जिसकी कॉस्ट 30 होगी, दैट मीन्स उसकी CJ की वैल्यू क्या होगी 30, assigned to its objective function. Also suppose that the coefficient of x5 in the two constraint are, तो इसका मतलब हमें ये क्या दिया जा रहा है XJ, इसके जो A5 वाली वैल्यू, मतलब A जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स थी उसमें X5 के क्या कोफिशिएंट्स थे उसकी वैल्यू बता रहा है ये 5 और 7। सो 5 और 7 जो इस तरीके से लिखा होता है ना 5x5 7x5 सो ऑन इज इक्वल टू या ग्रेटर इक्वल टू 0, तो इसके वैल्यू में बात कर रहा है, ठीक है, 5 और 7। तो ये हमारा क्या हो गया A5 हो गया। Discuss the effect of this addition of a variable on the optimality of the optimal solution to the given problem. हमें इसके optimal solution पे इसका impact देखना है, ठीक है। तो हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं ये एक बार इरेज कर देती हूँ। देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या था x5 की वैल्यू फाइंड करने, जिसका फॉर्मूला था b इनवर्स a5। अब तो याद हो गया होगा b इनवर्स क्या थे। आपके पास जो वेरिएबल्स है, देखिए यहाँ पे ये स्लैक है और यहाँ पे ये आर्टिफिशियल है, तो इसका मतलब x1 x2 x3 आपके बेसिक वेरिएबल है। हमें नॉन बेसिक वेरिएबल लेने होते हैं, तो इसका मतलब हम ये वाला मैट्रिक्स लेंगे। सो हमारा क्या बन जाएगा 2/5 1/5, यहाँ से -1/5 2/5 कॉपी कर लिया। A5 मैंने अभी आपको बताया 5 और 7 दिया गया है, ये हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पुट करेंगे तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से, तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी 3/5 और 19/5, ठीक है। अब हमें ये वैल्यूज मिल गई है, तो अब हमें क्या करना होगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम टेबल फॉर्म नहीं कर रहे हैं, वैसे ही कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो डेल्टा जे क्या होता था CB XJ माइनस CJ, XJ क्या है 5 और CJ भी है 5। CB हमारे पास कहां से मिलेगा, ये CB हमारा है ये, तो क्या वैल्यू बन जाएगी CB की, ध्यान से देखिएगा CB, ठीक है। CB हमारे पास है, यहां से मिलेगा हमें CB, तो CB की वैल्यू क्या है 12 और 5, 12 5, ठीक है। ऐसे लिख दो ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसको इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ताकि कंफ्यूज ना हो। सो और माइनस में CJ की वैल्यू अभी यहाँ पे दी गई थी, कॉस्ट क्या था 30, तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 12 इंटू 3/5 प्लस 5 इंटू 19/5 माइनस में 30,
ठीक है, तो ये जब सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा -19/5 और <0 दैट मीन्स कि सॉल्यूशन में इंप्रूवमेंट होना चाहिए। अगर आप इसको टेबल, दोनों तरीके से मैंने यहाँ लिखा है, अगर आप टेबल के फॉर्म में भी करना चाहो तो वो थोड़ा आसान पड़ता है, तो वो इस तरीके से टेबल बन के आएगी। देखो बेसिक वेरिएबल सेम, सब कुछ सेम कॉपी किया, बस यहाँ पे x5 की वैल्यू सॉल्व कर दो। x5 जो बताया है B इनवर्स A5 से, ठीक है, उसके बाद B इनवर्स A5 से सॉल्व कर दो और उसके बाद उसके डेल्टा J की वैल्यू निकाल दो, ठीक है, CB x5 माइनस A5 से, ठीक है, ये कर दोगे जो हमने यहाँ पे किया, ठीक है, तो आपको ये पूरी टेबल मिल जाएगी। लेकिन अब आपको इसके बाद मिनिमम रेशियो भी फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आंसर निगेटिव आया। अगर ये पॉजिटिव होता तो मिनिमम रेशियो की कोई नीड नहीं होती, क्लियर है, मिनिमम रेशियो की कोई नीड नहीं होती, क्योंकि पॉजिटिव नहीं है तो मिनिमम रेशियो चाहिए। तो मिनिमम रेशियो के लिए निगेटिव तो यही है, इसे ही पकड़ो, ये एंटरिंग वेक्टर बनेगा, दूसरा लीविंग वेक्टर बनेगा, दोनों में से कोई एक। तो अब हमें क्या करना होगा, CB इंटू XB इंटू XK, है ना, तो क्या बन जाएगा 8/5, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं XB अपॉन XK, तो 8/5 अपॉन 3/5, 5 कैंसिल, 8/3। इसी तरीके से इसको करोगे तो 9/19। मिनिमम कौन सा है, x1 की वैल्यू, तो ये रिमूव होगा और ये एंटर होगा। ये आपको क्या मिल गया, ये आपको मिल गया पाइवॉट एलिमेंट। 19/5 की वैल्यू क्या करनी होगी, वैल्यू बनेगी 1 और रिमेनिंग एलिमेंट्स की वैल्यू बनेगी 0, तो हमें इसको 1 बनाना है। दैट मींस इसको थ्रू आउट में 5/19 से डिवाइड कर दूं, इसको यहां से लेके यहां तक पूरी की पूरी रो को 5/19 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ पे मुझे 1 मिल जाएगा। सो ऑन चेंजेस आप देख सकते हो, यहाँ भी मिल जाएंगे। देखिए 5 गया तो 9/19, यहाँ आपको मिल गया 5/19, यहाँ 0 मिल गया, यहाँ से चेक करते जाइए, ठीक है। 7/5 था तो 7/19, यहाँ 1/19, यहाँ 1। इसी तरीके से इसमें आपको 0 बनाना है तो आप इसको सब्सट्रैक्ट करके रो को सब्सट्रैक्ट करके वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। अब इसके बाद दोबारा वही काम है कि नया z फाइंड करना है, नए डेल्टा j फाइंड करने हैं, ठीक है। अब सारे के सारे डेल्टा j क्योंकि पॉजिटिव है तो इसका मतलब यही हमारा इंप्रूव्ड सॉल्यूशन होगा, ठीक है। सो द न्यू ऑप्टिमल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बिकम्स दिस। सॉल्यूशन भी बता देती हूँ, देखिए x2 और x5 दिए गए हैं। सो x1 की वैल्यू क्या है 0, x2 आपका है, यहां से पता चलता है 25/19, फाइन, और x3 आपका क्या है 0, x4 भी आपका है 0 और x5 की वैल्यू है आपकी 9/19। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है और मैक्सिमाइजेशन ऑफ z की वैल्यू 30 है, ठीक है। अगर ये वाला टॉपिक जिन बच्चों की रिक्वेस्ट थी उन तक पहुंच जाए तो के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, जिनके में भी सेंसिटिविटी एनालिसिस का चेंजेस इन स्ट्रक्चर ऑफ एलपीपी का टॉपिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे वीडियो से आपको हेल्प मिली हो तो क्लासमेट्स के साथ वीडियोस को शेयर करिएगा। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस।